बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम दी लंदन आई ऑन स्काई 745 यूके नेशनल टीवी पर। और मुझे आज इजाज़त हासिल है कि मेरे साथ पाकिस्तान के साबिक लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड खालिद नईम लोधी साहब ने मुझे ज्वाइन किया पाकिस्तान से। आप पाकिस्तान के साबिक सेक्रेटरी दफा रह चुके हैं, साबिक मिनिस्टर रह चुके हैं, केयर टेकर। इसके अलावा बहुत सारी और जो इंस्टीट्यूशनल सर्विसेज हैं आपकी, वो एक लंबा चौड़ा प्रोफाइल है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये मेरी तरह सहाफत में जिस तरह मुझे 30 ईयर्स हो गए हैं और मैं पाकिस्तान के झंडे के साथ, पाकिस्तान के मफादात के साथ खड़ा रहता हूँ। हुकूमत जिसकी भी हो, हालात जैसे भी हो, लोगों को मायूस नहीं करते। एक पॉजिटिव नए खालिद नईम लोधी साहब की एक स्टैंडिंग है। इसी हवाले से वो बेशुमार कालम भी लिखते हैं, प्रोग्रामों में तजिए भी करते रहते हैं। तो इन्हें आज अपने प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी, वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। बहुत शुक्रिया जनाब। आपको यूके, यूरोप, अमेरिका में देखा जा रहा है, सुना जा रहा है। सर, पाकिस्तान राइट। के जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं उनकी तादाद आप 1 करोड़ कह लें, 90 लाख कह लें, वो पाकिस्तान के दिगर मायूस कुन हालात की वजह से साइन ऑफ हो गए हैं। उनकी वो इररेलेवेंट हो गए। उन्होंने पाकिस्तान के जो नेशनल टीवी हैं, जो चैनल्स हैं, वो देखना छोड़ दिए हैं, क्योंकि उन्हें बार बार मायूसी होती है। तो ऐसे पाकिस्तानियों को, और जो मैंने इज्जत 30 ईयर्स सहाफत में कमाई है, वो पाकिस्तान की सियासत या पाकिस्तान के इंटरेस्ट को या कश्मीर के मसले को देखकर या अपने जो कम्युनिटी है उस इश्यूज को उजागर करके मैंने अर्न किया है। लेकिन जब वो कहीं भी मैं जाता हूँ और जब मैं अपना तारफ या मुझे जो लोग इज्जत देते थे, वो भी उन्होंने भी छोड़ दिया कि पाकिस्तान की सहाफत को बिल्कुल छोड़ दें, पाकिस्तान की बात ना करें। लोग इस हद तक मायूस हो गए और ये पहली दफा हो गया है इस वक्त कि मैं आपको रियलिस्टिकली बताऊं कि कम अज कम 70% जो ओवरसीज पाकिस्तानी है वो पाकिस्तान के इंटरेस्ट से इररिलेवेंट हो गए हैं, पाकिस्तान जाना नहीं चाहते हैं। पाकिस्तान उनके पहले हमारी कोशिश होती थी हमारे बच्चे पाकिस्तान जाएं और वहां जाकर अपना हमारा ताल्लुक हो, हमारी जुबान सीखें, वहाँ इनके रिश्ते हों, हमारा कल्चर सीखें। लेकिन अब हम खुद जब बच्चे पाकिस्तान जाते हैं तो हम उसको उसको तरजीह नहीं देते कि हमारे बच्चे पाकिस्तान जाएं, क्योंकि हमें फिक्र होती है उनकी सेफ्टी की, उनकी वेयर अबाउट्स की। वो अब तुर्की जाना पसंद करते हैं, दीगर ममालिक में होकर आ जाते हैं। पाकिस्तानी जो तवत्तर से जाते थे वो भी नहीं जा रहे हैं। तो इस हालात में सबसे पहले तो बताएं कि अब किया क्या जाए पाकिस्तान के हवाले से। जी, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। देखिए, परेशानी वाली बात तो है, इसमें तो कोई शक-व-शुबा नहीं, कोई इसको डिफेंड नहीं कर सकता। लेकिन मेरा ख़्याल मायूसी वाली बात शायद नहीं है। वो किसी शायर ने कहा था ना कि कुछ तो होते हैं मोहब्बत में जुनून के आसार और हाँ कुछ लोग भी दीवाना बना देते हैं, कि जी। कुछ तो खराबी है, इसमें कोई शक-व-शुबा नहीं और मैं अभी उसका ज़िक्र भी करूँगा। लेकिन इसको इस कदर मेरा ख़्याल है कि मायूसी की हद तक लेकर जाने की ज़रूरत नहीं है। मेरे अपने जो बैरून मुल्क में हमारे पाकिस्तानी बहन-भाई हैं, उनसे मैं इस्तदा करूँगा कि ज़रूर इस बात पे गौर करें जो मैं कहूँगा और जो मैं कह रहा हूँ कि परेशानी की बात है, मायूसी की नहीं है। देखिए, बात ये है कि इसमें तो कोई शक नहीं कि मईशत का हाल बुरा है और अंदरूनी तौर पे टूट-फूट बहुत ज़्यादा है, ख़ासकर ये पॉलिटिकल स्टैंड ऑफ की वजह से काफ़ी प्रेशर आया है सोसाइटी के ऊपर। और इस दफ़ा जो डिवीज़न पैदा हुई है लोगों में, वो ज़रा तीखी है। मतलब पहले भी लोग पॉलिटिकली डिवाइड हो जाते थे, लेकिन इस कदर गहरे वो नहीं महसूस करते थे, इस कदर वो बदमज़गी महसूस नहीं करते थे, इस कदर कड़वाहट महसूस नहीं करते थे। ये किसी तरीके से इंजेक्ट भी हुई है। वरना हमारी सोसाइटी ऐसी है कि इतनी एक्सट्रीमिज़्म की तरफ हम बिल्कुल माइल नहीं है और हम म्याना रॉ किस्म के लोग हैं, अक्सरियत अगर आप देखें। तो वो सारा हिसाब, लेकिन मैं क्यों कहता हूँ कि इसमें मायूसी की बात नहीं है, मायूसी की बात इसलिए नहीं है कि अभी भी ठीक है, महँगी सही, लेकिन यहाँ पर रोटी मिल रही है, सब्जियाँ उग रही हैं, फल उग रहे हैं, अनाज उग रहा है, भेड़-बकरियाँ हैं, दूध मिल रहा है। लेकिन ये है कि साफ-ज़ाहिर है कि बहुत बड़े तबके की पहुँच से बाहर है। तो ये असल मसला है कि ये जो हमारी इन्फ्लेशन है, जो हमारी महँगाई है, जो कि बहुत कुछ हमारा अपना किया धरा है,
लेकिन बहुत कुछ इसमें इंटरनेशनल लेवल पर भी जो मामलात हो रहे हैं उसका भी हिस्सा है। मैं ये समझता हूँ और अल्लाह करे कि मेरी बात ये दुरुस्त साबित हो कि जब भी कोई अच्छी लीडरशिप आ गई, तो पाकिस्तान को 5 से 10 साल से ज़्यादा नहीं लगेगा कि आप देखेंगे कि ये बहुत मोतबर मुल्कों में शामिल हो जाएगा। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इसके जो पोटेंशियल है, वो ऐसा है जो कि अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से। जब हम पोटेंशियल की बात करते हैं तो यहाँ के ज्योग्राफ़ी की बात, यहाँ के पैदावार की बात, यहाँ के लोगों की बात, लेकिन इसी पोटेंशियल में कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो कि अभी थोड़ा-सा आप क्या कहना चाहिए कि रूब-ज़वाल हैं, जैसे लीडरशिप है, जैसे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइज़ेशंस हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ की अपनी अंदरूनी जो ऑर्गेनाइज़ेशनल कैपेसिटी है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये काफ़ी डाउन गई हैं। लेकिन इसका इलाज मायूसी नहीं है, इसका इलाज वापस जुड़ना है आपस में। और ये मैं इस्तदा भी कर रहा हूँ जो अब मैं बात करने वाला हूँ अपने तमाम पॉलिटिकल लीडर्स से, अपने तमाम अदारों के सरबराहों से, कि देखिए इस वक़्त हम जिस दलदल में फँसे हुए हैं, ये वक़्त एक-दूसरे की टाँगें खींचने का नहीं है। आप पहले ही नीचे जा रहे हैं, तो जब एक-दूसरे को आप ब अफ़रा-तफ़री मचाएँगे, एक-दूसरे के गले पकड़ेंगे, एक-दूसरे के गिरेबान पकड़ेंगे, तो और नीचे जाएँगे, ऊपर आने का इम्कान कोई भी नहीं होगा। ऊपर आने का इम्कान तभी है कि अगर हम सारा किया धरा पिछला जो है, उसको एक लाइन लगा दें, क्योंकि अगर हम पीछे चलते रहे तो शायद हम कभी आगे ना बढ़ सकें कि पिछले हम उसको हल करें। मैं कहता कि आप उनको भी माफ़ कर दें जिन्होंने बड़े-बड़े घिनौने जराइम किए हैं, वो चंद एक लोग होंगे, उनको जो आप समझते हैं कीजिए। इसी तरीके से जिनकी बातें बिल्कुल क्लियर हैं कि वो या तो मुल्क के साथ उन्होंने ऐसा काम किया है जो कि बहुत ही खतरनाक है, ऐसे चंद एक केसेस हो सकते हैं। लेकिन हर एक के पीछे पड़ जाना इसको छोड़ दें, आगे बढ़ें। और अगर आज एक फैसला कर ले पाकिस्तान, आज, कि हर पॉलिटिकल पार्टी अपने-अपने मैनिफेस्टो की बात करे और दूसरों के ऊपर गोलियाँ चलाना बंद कर दे। जब मैं गोलियाँ मैं ख म अल्फ़ाज़ की गोलियों की बात कर रहा हूँ। और अदारों से मैं ये इस्तदा करूँगा कि प्लीज़ आप अभी जो भी समझता है कि वो पॉलिटिसाइज़्ड है या कोई इंटरफेरेंस है या कोई उनको खींच रहा है, उससे निकलें, अपना-अपना काम करें और पॉलिटिकल पार्टीज़ को अपना काम करने दें। हाँ, इसमें मैं एक इस्तिसना ज़रूर कहूँगा कि जिस तरीके से अभी अफ़वाज पाकिस्तान मुआवनत कर रही हैं मौजूदा हुकूमत की, ये मुआवनत जो है जारी रहे, लेकिन इस मुआवनत को लीडरशिप में तब्दील नहीं होना चाहिए। सही। मतलब कोई कोई ये ना कहे इंस्टीट्यूशन के मैं लीड करूँगा और बाकी मेरे पीछे आओ। इंस्टीट्यूशन हुँ। ये कहेंगे कि जो लोगों की कायम-शुदा हुकूमत है वो लीड करे, हम उसके साथ खड़े हैं। अगर ये हो जाए, आज हो जाए पाकिस्तान आज से तरक्की की राह पे चलना शुरू हो जाएगा जी, इंशाअल्लाह। चलो साहब, मैंने आपसे बहुत सारे सवाल करने हैं। हम बात कर रहे थे, मैं इंटरव्यू का वेट कर रहा था कि इस वक्त चूंकि सुप्रीम कोर्ट में पिछले 2 दिनों से पीटीआई के बल्ले के ऊपर बहस हो रही है कि उन्हें बल्ला मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, इंतखाबी निशान। उसके बाद अभी नई डेवलपमेंट ये हुई है कि इसी दौरान दो मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान ने इस्तीफे दे दिए सुप्रीम कोर्ट से, के जो जज थे, यानी पोलराइजेशन का की ये हालत है। लेकिन हम जब बात अभी कर रहे हैं तो ब्रेकिंग न्यूज़ आ गई कि बैरिस्टर गौर जो चेयरमैन है पीटीआई के, उनके घर पर हमला हो गया है और आईजी उनके घर पे पहुंचे हैं और तोड़ फोड़ हुई है। अल्लाह जाने क्या तफसीलात है। यानी गैर यकीनी की सी ऐसी सूरत हाल है कि आप कोई प्रोग्राम करने बैठे हैं, आपने कोई फॉर्मेट बनाया, आप कोई कॉलम लिखने बैठे हैं, कोई फॉर्मेट आपने बनाया, तो वो नेक्स्ट 2 आवर्स में, 3 आवर्स में बिल्कुल तब्दील हो जाती है। हमारे मुल्क के हालात इस तरह के हैं। आपने सर फौज की बात की, मिलिट्री की बात की, ये एक बड़ा, आप इंटेलेक्चुअल आदमी हैं। एक सवाल है सर, पाकिस्तान की जो फौज है, उसकी और सिविल लीडरशिप आती है, उनके ताल्लुकात बार-बार खराब हो जाते हैं। क्या फौज के अंदर कोई ऐसी असेसमेंट होती है कि फौज की मदाखलत से, सियासत में मदाखलत से जो सिविलियन या अवाम के ताल्लुकात फौज के साथ जो है वो खराब हो रहे हैं, उनके अंदर एक मनफी सोच डेवलप हो गई है। इसके बारे में कोई असेसमेंट कभी हुई है या होने के कोई चांसेस हैं? जी, असेसमेंट होती भी है और मैं ज़रा उसके ऊपर बातचीत भी कर लेता हूँ। देखिए, 2 पहले बुनियादी प्रिंसिपल तो हम आपके नाज़रीन के लिए मैं सामने रख दूँ ना। एक तो ये है कि अगर फ़ौज और अवाम इकट्ठे ना हों, जुड़ के ना चलें,
तो कोई फौज कोई जंग नहीं जीत सकती। ये मैं एक फौजी की हैसियत से आपको बिल्कुल साफ-साफ बता रहा हूँ। सही। और इसी तरीके से एक और बात जो कि ज़िमनी है, इसके साथ उसका डायरेक्ट ताल्लुक नहीं है, लेकिन अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ना हो, तो कभी मईशत तरक्की नहीं कर सकती। तो ये तो 2 बातें हमें बिल्कुल समझ लेनी चाहिए। ये बिल्कुल अयां है कि अगर कोई भी ऐसा काम किया गया या कैसा ऐसा काम जैसे कि अभी हो रहा है जो कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, इसके अंदर आप जितना मर्ज़ी ज़ोर लगा लें, आपकी इकॉनमी नहीं संभल सकती। सही। इसी तरीके से फ़ौज को लिए बहुत ज़रूरी है, आप यूँ समझिए फ़ौज के लिए ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन, अवाम की हमायत। अवाम सही। की हमायत के बगैर फौज में ना वो जज्बा पैदा हो सकता है, फौज में ना वो हिम्मत और वो काबिलियत पैदा होती है, क्योंकि वो साफ ज़रा मोराल पे मोराल का 3 गुना कहते हैं सारे लोग के 3 गुना मोराल का इफ़ेक्ट होता है, सिर्फ़ 1 गुना मटीरियल का इफ़ेक्ट होता है। तो पाकिस्तानी फ़ौज अल्लाह ताला के फ़ज़ल-ओ करम से जो जितने भी काम किए हैं अच्छे किए हैं, तो इसलिए किए हैं कि कौम की हमायत थी। अगर कुछ गलतियाँ हुई हैं तो इसलिए हुई हैं कि कौम की हमायत नहीं थी, और मैं उसकी डिटेल में नहीं जानना चाहता। तो ये चीज़ फ़ौज को मालूम है और आज भी उनको इसके ऊपर गौर-व-फ़िक्र करना चाहिए। लेकिन मैं आपको चंद एक चीज़ें गिनवा देता हूँ, जो कि इस जी। मसले का बायस बनती हैं। ये जो आपने सिविल मिलिट्री रिलेशंस की बात की है। देखिए, अगर जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, इनमें मौरूसियत ना हो और शख्सियत परस्ती ना हो, मतलब एक कहीं तो कल्ट है कि एक बंदा है और कोई भी नहीं है, और कहीं पर मौरूसियत है कि फैमिली है और कोई भी नहीं है। ऐसे देखिए, जब आप बात करते हैं ना किसी पर ओवरऑल जो सिचुएशन खराब होती है, तो आपको सारे अवामल को ज़हन में रखना पड़ता है। आप किसी एक इंस्टीट्यूशन या किसी एक तरफ इशारा नहीं कर सकते। दूसरी बात, ये अभी आपने जुडिशरी की बात की। मेरे अपने ख़्याल में, और मैं गलत हो सकता हूँ, ये और लोग इस पे ज़्यादा जो जानते हैं लॉ के बारे में, ये जो जुडिशरी में लेटरल एंट्री का तरीका है कि जी हाई कोर्ट में जजेस जो हैं वो लिए जाएँगे एक ख़ास तरीके से, तो उसका उसका नतीजा ये निकला है कि पॉलिटिसाइज़्ड जज आए हैं हाई कोर्ट्स में। मतलब वो वकील जो किसी के ज़्यादा पसंदीदा थे, उनको जजेस बना दिया गया, जो जो भी प्रोसीजर अडॉप्ट करके जिस तरीके से भी है। क्योंकि साफ-ज़ाहिर है, जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट है, उसकी एक से होती है। उसमें आपको पता है कि अटॉर्नी जनरल भी होते हैं और बाकी जो ये सिलेक्शन का प्रोसेस है। तो ये इसको ख़त्म करना होगा। पहली बात ये है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ को अपने अंदर जमहूरियत पैदा करनी पड़ेगी, मॉरिशियस ख़त्म करनी पड़ेगी, कल्ट सिस्टम ख़त्म करना पड़ेगा। नंबर 2, जुडिशरी को लेटरल एंट्री से छुटकारा हासिल दिलवाना पड़ेगा, और नीचे से एक काडर जो जुडिशियल ऑफिसर्स का है, उसमें से जो लायक जजेस हैं, और लायकी का बाकायदा एक मेयार होना चाहिए कि आपने कितने फैसले किए और उनमें से कितने फैसले दुरुस्त साबित हुए और कितना आपने टाइम लिया, और वो आपके मतलब आम लोगों का क्या राय है, और आप कितने ईमानदार, इस तरीके से इनकी होनी चाहिए। और तीसरी बात ये है कि जो पहले थोड़ा-सा मैं ज़िक्र कर, तमाम जो है इदारे, उनको अपनी हदूद में रहना चाहिए, बशमूल फ़ौज, कि आपके जिस तरीके से लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में, उस तरीके से। और चौथी चीज़ मैं एक ऐड कर दूँ, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है, मीडिया बिका हुआ नहीं होना चाहिए। मीडिया की आवाज़ को ऐसे नहीं होना चाहिए कि जैसे आजकल दबाई हुई है, गला दबाया हुआ है कि कोई किसी का नाम नहीं ले सकता, कोई बात नहीं कर सकता, फलाना आउट है, उसको नहीं लेकर आना, उसको लेकर, ये कौन-सा तरीका है भई? आप फ्री फ्लो ऑफ आइडियाज़ रखेंगे तो एक रिचनेस आएगी, एक लोगों का शऊर बेदार होगा। सही। ये 4 चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं, जब तक ये चारों ठीक नहीं होती, उस वक़्त तक सिर्फ़ फ़ौज को इल्ज़ाम देना दुरुस्त नहीं है। मेरे ख्याल में आप सही कह रहे हैं, लेकिन मीडिया मालकान अपने जो फाइनेंशियल इंटरेस्ट है उसको देखते हैं, और वो जो साफ़ी हैं, उनके ऊपर दबाव होता है कि उनकी जो इम्पार्शियलिटी है, वो कंप्रोमाइज़्ड हो जाती है। चूँकि मीडिया मालकान अपने एड को देखते हैं, उन्होंने अपना बिज़नेस बचाना होता है। प्रेशर तो कि मौजूदा दौर में जितना प्रेशर था, मैं जनरल परवेज़ मुशर्रफ का बहुत बड़ा नाक़द था। लेकिन आज मुझे एहसास हुआ कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने तो मीडिया को आज़ाद बहुत कर दिया था। चैनल्स आ गए, भरमार आ गई चैनलों की, और फिर खुलकर बातें होती थी। लेकिन मौजूदा दौर में मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, तो
जिस टीवी पे मैं प्रोग्राम करता हूँ उनकी क्लियर इंस्ट्रक्शन है कि आपने ये एरिया जो ग्रे है इसमें नहीं जाना, क्योंकि हम पाकिस्तान में जाते आते रहते हैं, हमारी फैमिलियां हैं, तो आपने इन पे तरकीब नहीं करना। तो इस तरह हालांकि जितने भी पाकिस्तानी बैरून मुल्क में हैं वो यहाँ खाते हैं, कमाते हैं, पाकिस्तान की ज़र मुबादला की शक्ल में मदद करते हैं, पाकिस्तान से को के इंटरेस्ट लेते हैं, क्योंकि ये हमारी शनाख्त है। हम किसी राइट को इस मौजूदा दौर में अगर बहुत सारे लोग बात करते हैं तो वो ये समझे जाते हैं कि ये पीटीआई के हैं, हालांकि वो पीटीआई से नहीं है, वो आम पाकिस्तानी है जो पाकिस्तान में राइट और रॉन्ग को देख सकते हैं, जज कर सकते हैं, सैर कर खाते हैं। तो ये बात आपकी दुरुस्त है कि मीडिया को बिल्कुल आजाद होना चाहिए, लेकिन मौजूदा दौर में मीडिया आजाद बिल्कुल ही नहीं है और कोई भी प्रोग्राम खुलकर उस तरह नहीं कर सकता। सर ये बताएं कि सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप की जहां तक बात आती है, ये जो इमरान खान और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो स्टैंड ऑफ है, इसमें ब्रेक थ्रू होने के कितने चांसेस हैं? देखिए जी, ब्रेक थ्रू होने के चांसेस कम लग रहे हैं। थोड़े से बेबी स्टेप ज़रूर हैं, मतलब तो दोनों तरफ से थोड़ा-सा मुझे नज़र आया और वो मैं आपके सामने रख देता हूँ कि मुझे क्या नज़र आया है। लेकिन असल जो लिटमस टेस्ट है उसका ये होगा कि जब इंतखाबात के दौरान हालात कैसे रहते हैं और इंतखाबात के बाद हालात कैसे रहते हैं। देखिए, जो बेबी स्टेप्स हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, इमरान खान साहब ने इस बात का ऐलान किया है कि जो अपने सोशल मीडिया के लोग हैं उनको कहा जी वो फ़ौज को कुछ ना कहें। और कुछ कॉर्नर मीटिंग्स में पाक फ़ौज ज़िंदाबाद के नारे लगे हैं, जो कि बड़ी अच्छी बात है और पाक फ़ौज ज़िंदाबाद है, इसमें क्या शक है। पाक फ़ौज हमारी छत है, पाक फ़ौज हमारी प्रोटेक्शन है। बिल्कुल, नो डाउट। इसमें अगर आप क्रैक पैदा करेंगे, सुराख पैदा करेंगे, तो ये आप ही इसका वज़न उठाना और नहीं उठा पाएँगे। कोई और आपके ऊपर हावी हो जाएगा, खुदा ना ख़ास्ता। दूसरी बात ये है कि आपने देखा कि जब हमारे सिपह-सालार गए हैं अमेरिका में, तो वहाँ पर पीटीआई वालों ने कोई ऐसे जुलूस वगैरह बड़े-बड़े नहीं निकाले या प्ले कार्ड नहीं, चौक जैसे होता है ना, वहाँ पर लोग जी, जी। मुज़ाहरे करते हैं, वो आपने देखा कि नहीं हुए। लेकिन एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी कदम उठाए गए हैं। मैं आपको गिनवा देता हूँ। नंबर 1, आपने नोट किया होगा कि इमरान खान साहब अपनी पार्टी के साथ इन कम्युनिकेशन हैं। मतलब वो बातचीत हो रही है, वहाँ जाते हैं, जो वुकला साहिबान हैं, वो उनका पैगाम पार्टी को पहुँचाते हैं, पार्टी का जो मामलात हैं, वो उनको बताते हैं, ये एक कम्युनिकेशन खुली हुई है। दूसरी बात आपने देखा होगा, तमाम ख़वातीन को रिहा कर दिया गया है, ज़्यादातर ख़वातीन अभी रहा हैं, जो पकड़ी हुई थी वो 9 मई के सानये में। और उसके अलावा आपने देखा होगा कि एमपीओ 3 के तहत बहुत सारे लोग जो हैं, वो रिहा हुए हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जो मैं समझता हूँ हैं तो बेबी स्टेप्स छोटे-छोटे, लेकिन दोनों तरफ से हैं। वो जो आप एक बात कर रहे थे रेड लाइन्स की, देखें पूरी दुनिया में मीडिया पे कुछ रेड लाइन्स तो होती हैं जी, और वो तो होनी चाहिए। वो अमेरिका में भी हैं, वो बर्तानिया में भी हैं कि बिल्कुल। आप कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके मुतल्लिक आप बात नहीं कर सकते, सेंसिटिव इश्यूज़ हैं। लेकिन वो चंद एक होते हैं, उन पे आप कर सकते हैं कि भी रियासत का जो बयानिया है, मिसाल के तौर पे अफ़गानिस्तान के बारे में या कश्मीर के बारे में या भारत के बारे में या अमेरिका के बारे में या चीन के बारे में, उसमें कोई ऑफ़िशियल बंदा बात ना करे। बाकी लोग अपने एनालिसिस वगैरह जो है वो करें, लेकिन एनालिसिस को इस दायरे में करें कि किसी मुल्क से हमारे ताल्लुकात ख़राब ना हो, कोई चीज़ अपसेट ना हो, तो वो तो होता है। लेकिन ये जो आप बात कर रहे हैं कि बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि इतना ज़्यादा कदगन कि नहीं आप लग एक साइड को सर, हम बिल्कुल ब्लैक आउट कर दें। मीडिया पर आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया, लेकिन मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा था सर कि इमरान खान के और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान ब्रेक थ्रू ये नहीं हो रहा है, ये हमारी डोमेस्टिक मजबूरियां हैं, फैसले हैं, स्क्रिप्ट है, या इसमें बैरूनी मुदाखलत भी है सर? अमेरिका नहीं चाहता होगा, यूके नहीं चाहता होगा, ऐसा भी कुछ दबाव है हमारी एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर? जी देखें, पाकिस्तान के सूरत-ए-हाल ऐसी है कि हमेशा से ही बैरूनी दबाव रहा है पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात पर। ये आज कोई कोई नई बात नहीं है, लेकिन ये है कि मुझे कहने में कोई आर नहीं है कि जो कुछ भी हमारे मुल्क में हो रहा है, ये सिर्फ़ अंदरूनी मामलात नहीं हैं, इनमें डेफ़िनेटली बैरूनी मामलात भी हैं। तो ये इमरान खान स्पेसिफिक हो सकता है, आप समझते हैं? पीटीआई एज नहीं, ए पार्टी नहीं है। जी, इमरान खान स्पेसिफ़िक भी पता नहीं हो सकता है या नहीं, लेकिन उनके 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 नैरेटिव के स्पेसिफ़िक ज़्यादातर चीज़ें होती हैं। जो जब बैरूनी बड़ी ताकतें हैं, वो उनके जो इंटरेस्ट हैं, अगर उसके खिलाफ कोई बात करे, चाहे कोई भी करे, सिर्फ इमरान खान ही नहीं, चूँकि इमरान खान ब थोड़ा-सा बाज़ औक़ात नॉन डिप्लोमैटिक तरीके से बात करते थे, उसकी वजह से
वो मसला, लेकिन वो बिल्कुल जो जो बात कर रहे थे वो रिफ्लेक्ट करते थे जो अवाम की राय है। तो लीडर का असल में ये काम भी होता है कि बाज़ औक़ात अवाम को भी आपको एजुकेट करना पड़ता है कि ये काम इस तरीके से होगा, या वैसे होगा। लेकिन बहरहाल उस बहस में मैं नहीं जाता, वो एक लंबा काम है। जी, ब मुख्तलिफ जो है लेकिन ना लेकिन लीडर्स आपके सामने हैं। जी। बिल्कुल, लेकिन गलती कहाँ आप समझते हैं इमरान खान साहब से हुई? वो कौम मुत्तहिदा की तकरीर है, वो एब्सोल्युटली नॉट है, वो अमेरिका के साथ वो साइफ़र का मामला है। प्रॉब्लम कहाँ आपको नज़र आई कि कहाँ पर क्या हुआ? देखिए, ये प्रॉब्लम मेरा ख़्याल एक नहीं थी, प्रॉब्लम्स अंदरूनी भी थी, प्रॉब्लम बैरूनी भी थी। लेकिन मैं मिसाल के तौर पे अगर कोई आपसे ये कहे कि अगर अमेरिका आपसे अड्डे माँगे, तो आप देंगे? तो इसका एक जवाब ये भी हो सकता था कि जी अभी तो माँगे ही नहीं, जब माँगेंगे तो फिर देखेंगे। या दूसरा ये भी हो सकता था कि हम एक जमहूरी मुल्क हैं, हम अपनी पूछेंगे, काबीना से बात करेंगे या पार्लियामेंट से बात करेंगे। बहरहाल वो चूँकि एक ऐसा सच्चा इंसान है कि वो दिल में कोई बात रख नहीं सकता, तो इसलिए उन्होंने जो कहना था कह दिया। शायद इस तरीके से नहीं कहना चाहिए था, वो तो एक बात है, एक फैक्टर है। और बहुत बड़े फैक्टर्स हैं जो ओवरऑल पाकिस्तान के, और ये इमरान खान स्पेसिफिक नहीं है जो अभी मैं बात करने लगा हूँ। जो ओवरऑल पाकिस्तान की शिफ्ट हो रही थी ईस्ट की तरफ, वो कुछ वेस्ट को पसंद नहीं थी। जहाँ आप बैठे हुए हैं उनको भी पसंद नहीं थी, और भी जो है, ये भी एक फैक्टर था। कौन कर रहा था, कौन नहीं कर रहा था, इसको आप छोड़ दें। अफ़गानिस्तान के साथ हमारी नज़दीकी जो है, वो कुछ ताकतों को पसंद नहीं है। वो इस वक़्त आपने देखा कि वो दूरी में तब्दील कर दी गई है। जिस तरीके से भी हुए हैं वो मामलात। चीन के साथ हमारे जिस तरीके से सीपैक में हम आगे बढ़ रहे थे, कुछ मुल्कों का ये ख़्याल था कि ऐसा ना हो कि ग्वादर एक मिलिट्री बेस बन जाए। हालाँकि हम बार-बार बता रहे थे कि ये ऐसी कोई आपको शक है तो हमसे बात करें, मिलिट्री बेस क्यों बनेगा ग्वादर? चीन ने तो जब हमें ऑफ़र की थी कि ये सीपैक की प्रोटेक्शन के लिए हम अपना इंतज़ाम करते हैं, अपनी फ़ौज भेजते हैं, तो पाकिस्तान ने इनकार कर दिया था। पाकिस्तान ने कहा था जी हम खुद अपनी फ़ौज मुतय्यन करेंगे और हम इसके अहल हैं। तो ये हमारे ऊपर एतबार करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने नहीं किया। वो डिक्टेट कर रहे हैं हमें। तो ये जो ज़बरदस्ती की डिक्टेशन है, ये सिर्फ़ इमरान खान स्पेसिफ़िक नहीं है। ये यहाँ पर कोई भी होगा, वो आपको द 2-3 बातों पे धक्का देंगे, मैं आपको अभी बता देता हूँ। वो आपको कहेंगे कि कश्मीर और नो कश्मीर, आप भारत से बात करें और भारत से अपने ताल्लुकात ठीक करें। क्यों? इसलिए कि भारत उनको ये कह रहा है कि अगर आप चाहते हैं कि मैं चीन के खिलाफ खड़ा हो जाऊं, तो आप पाकिस्तान का कांटा निकालें। ये हमें तंग करता है। चीन के खिलाफ पता नहीं वो खड़ा होगा या नहीं होगा, क्योंकि वो उनकी जरा पॉलिसी बहुत आज़ाद है हमारे मुकाबले, लेकिन वो उससे फ़ायदा उठाना चाह रहे हैं। तो ये एक वजह। फिर ये है कि चूँकि अफ़गानिस्तान में और ईरान में बहुत अमल दखल है चीन का, रूस का, और आगे सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ में, जब उनकी तरफ हम रग़बत दिखाते हैं, तो फिर हमें हमारी दुम रोड़ी जाती है कि आप ये काम ना करें। तो मेरा ख़्याल है कि हमें ज़रूरत है एक ऐसी आज़ाद ख़ारजा पॉलिसी की, और वो लेकर आ सकता है वो शख़्स जिसके पीछे अवाम साथ खड़े हों और फ़ौज जिसकी ताईद में खड़ी हो, और वो मिलकर ये फ़ैसला करें कि हम अपनी पॉलिसी को आज़ाद रखेंगे। और तभी मैं आपको बताऊँ, ये जो लोग समझते हैं ना जी पहले हम अपना मईशत को हल कर लें, बाद में ये फ़ॉरेन पॉलिसी और ये चीज़ें देखेंगे। नहीं भाई, पहले आप अपनी पॉलिसी को आज़ाद करें, मईशत आपकी बाद में ठीक होगी। ये हुँ। लोगों की समझ में नहीं आ रहा। लोग ये समझते हैं कि जी हमारी इसलिए आज़ाद पॉलिसी नहीं है कि हमारी मईशत कमज़ोर है। मैं ये कह रहा हूँ कि हमारी मईशत इसलिए कमज़ोर है कि हमारी पॉलिसी आज़ाद नहीं है। तो ये हाँ, बड़ा बिल्कुल फ़र्क है आपने सोच में। बिल्कुल दुरुस्त कहा कि आप इंडिया को देख लें कि इंडिया एक तरफ सिविल वो क्या कहते हैं सिविल न्यूक्लियर मायदा करके बैठा हुआ है अमेरिका के साथ, और उनसे मराहत ले रहा है। अभी उन्होंने जो कॉन्फ्रेंस करवाई थी सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमीरात और यूके की, अमेरिका की, मल्टीपल नेशनल कंपनियों की, सारे नेटवर्क वहां पर हैं, मायदे कर रहा है। और दूसरी तरफ आप देखें 5 दिन के दौरे पर उनका वज़ीर ख़ारजा रशिया गया है, उसने अपना मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको अपडेट करने के लिए वहाँ पर मायदे किए हैं, और उन्होंने अपने शराइत पर किए हैं। और उन्होंने भी वो जो करारदाद आई थी जिसमें हमने भी नो कहा था, वोट नहीं दी थी यूक्रेन के मामले में, उन्होंने भी नहीं जी। दिया था। तो ये होती है, अगर आपका घर इन ऑर्डर हो, सियासी तौर पर आप मुस्तहकम हो, मईशत आपकी मुस्तहकम हो, तो आप अपने फैसले आप कर सकते हैं। इसी तरह ईरान है, मारे खा रहा है लेकिन फैसले अपने आप कर रहा है। हम उस एक्सटेंट पे नहीं जा रहे हैं, लेकिन
हम अपने खिते में चीन हमारी, हम कहते हैं कि दोस्ती है हमारी, वो ठीक है हमें बेल आउट करता है, सब कुछ करता है, लेकिन हम उसको रिटर्न में क्या दे रहे हैं, ये एक बड़ा सवाल है। ईरान हम पे ट्रस्ट उतना नहीं करता। खिते में सारे लोग देखिए, अमेरिका की वो दोस्ती भी मशरूत है हमारे लिए, ये करो वो करो, हमें इस तरह सीरियस नहीं लेते जब तक हम अपने घर को ऑर्डर इन ऑर्डर नहीं करेंगे। आप ये समझते हैं कि बेसिकली सियासी तौर पर इस्तेकाम मुल्क के अंदर आएगा तभी तो मैशत बढ़ेगी, लेकिन मैशत को सर और दाखिला पॉलिसी को, खारजा पॉलिसी को ठीक करने के लिए हमें कौन कौन से बड़े बड़े स्टेप्स लेने चाहिए जी, फौरी तौर इसमें आप सिक्योरिटी पॉलिसी भी शामिल कर लें पर? सिक्योरिटी, कि हाँ अगर अब हाँ जी, अगर आपने अपनी मईशत को ठीक करना है, अपनी खारजा पॉलिसी को ठीक करना है, अपनी सिक्योरिटी को ठीक करना है, तो आपको एक सबसे बड़ा स्टेप एक ही लेना पड़ेगा, और वो ये है कि आज़ादाना और शफ़ाफ़ इंतख़ाबात, और सब उसको मानें और नज़र आए कि ये शफ़ाफ़ है, नज़र आए कि आज़ादाना है। ठीक है। और दूसरी बात ये है कि तमाम जो अदारे हैं, उनकी इनपुट ली जाए, लेकिन फैसला जो है वो पॉलिटिकल लीडरशिप करे। उसमें अच्छे लोग होने चाहिए, लेकिन ये भी ज़रूरी है, साफ ज़ाहिर है कि जब मैं कहता हूँ उसमें अच्छे लोग होने चाहिए, ये भी एक बहुत बड़ी शर्त है, जो कि पॉलिटिकल पार्टीज़ को चाहिए कि इसको इंश्योर करें। ख़ारजा पॉलिसी के लिए मेन इनपुट लें वज़ारत ख़ारजा से, जो उनके ऑफ़िसर्स हैं। सिक्योरिटी के लिए मेन इनपुट लें अफ़वाज पाकिस्तान से, जो कि उनका मामला है। मईशत के लिए मेन इनपुट लें आप अपनी, जो जो आपके मईशतदान हैं, उनका एक एक बनाएँ, बाकायदा एक कमेटी बनाएँ, जिसमें हमारे रिटायर्ड और जो आला तबके जितने अच्छे मईशतदान हैं, उनको इकट्ठा करें। तो ये मुल्क आगे आराम से चल सकता है। लेकिन अगर ये हो कि मैं कहूँ कि जी मैं आपका काम भी कर सकता हूँ और मैं अपना काम भी जानता हूँ और मैं फलाने का काम भी जानता हूँ, तो फिर तो ये काम ऐसे नहीं चल सकता। तो सिर्फ़ इसकी बुनियाद जो है मैं समझता हूँ आज़ादाना इंतख़ाबात, जो शफ़ाफ़, जो नज़र भी आएँ शफ़ाफ़, और दूसरा ये है कि मीडिया पर पाबंदी ख़त्म करें। मीडिया को वो रेड लाइन ज़रूर लगा दें जो कि कौमी रेड लाइन्स होती हैं, लेकिन ऐसी रेड लाइन्स नहीं होनी चाहिए जिनका ताल्लुक किसी पॉलिटिकल थिंकिंग से हो या पॉलिटिकल पार्टी से हो या मईशत की किसी थिंकिंग से हो या इवन सिक्योरिटी की किसी थिंकिंग से हो। तो ये इसके लिए जब तक फ्री डिबेट नहीं होगी, आप अच्छे उस पर नहीं पहुँच सकेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट है, उसने एक क्लियर डायरेक्शन दे दिया कि 8 फरवरी को इलेक्शन आपने करवाने हैं, जी। लेकिन हम देखते हैं कि बार बार कोशिशें हो रही हैं इलेक्शन को डिले करने के लिए। अभी सेनेट की करारदाद आ गई, वो मंजूर हो गई, 14 बंदों ने या 11 बंदों ने कर दी। उसके बाद एक और करारदाद जमा हो गई। ये पूछना सर ये है कि कहीं सिक्योरिटी का बहाना, कई माशी बहाना करके ये, या फिर ये जो इलेक्शन डिलेइंग टैक्टिक्स हैं, इसकी वजूहत आपको क्या समझ में आती है? देखिए, बात ये है कि मेरा अपना ख़्याल ये है कि वो तमाम रास्ते ओपन रखने के लिए ये काम हो रहे हैं। कि भई अगर कोई जो भी ये फ़ैसला साज़ हैं, जो ये फ़ैसले कर रहे हैं, उन्होंने अपने लिए कोई और रास्ते भी खोलने की कोशिश कर रहे हैं। ज़रूरी नहीं कि इसका ये मतलब है कि इलेक्शन पोस्टपोन हो जाएँगे। मेरा अपना अंदाज़ा ये है, और वो गलत भी हो सकता है। अब तक जो हमने देखा है, वो तो ये है कि ये तो झूठ होगा अगर मैं ये आपके चैनल पे आकर कहूँ कि जी कोई टूट-फूट नहीं हुई है, कोई जोड़-तोड़ नहीं हुआ है, कोई इंजीनियरिंग नहीं हुई है। तो ये तो फिर लोग लानत भेजेंगे कि भई ये एक ऐसी बात जो दीवार पे लिखी हुई है वो क्यों ये बंदा कर रहा है। आपको पता है कि कैसे लोगों को तोड़ा गया, किस जबर के साथ तोड़ा गया और फिर कैसे अलग-अलग और तंजीमें बनाई गईं। ये बात तो ऐसे रोशन है जैसे सूरज निकलता है। जिसका ये मतलब ये है कि अभी तक जो प्रोसेस है, वो तो मुनसिफ़ाना नहीं है। मैं किसी पार्टी क्या की बात नहीं करता। आप ये कह रहे हैं कि पीटीआई के लोगों की जमात उसको तोड़ा फोड़ा गया, जमात को लोग लीडरशिप अंडरग्राउंड चली गई, जी, जो भी गिरफ्तारियां है, लेकिन मैं जब अवाम की मकबूलियत, अवाम की जो सेंटिमेंट है या मेजॉरिटी जो लोग वो अभी तक पीटीआई के साथ जुड़े हुए हैं या इमरान खान साहब के साथ जुड़े हुए जी, जैसे आप ये कह रहे हैं, ये नॉर्मल परसेप्शन यही है, जिस हैं? तरीके से। अब ये है कि देखें, मैं ये मशवरा दे रहा था फैसला साज़ों को, और जो इंटरिम हुकूमत है, इंटरिम हुकूमत के तो बड़े हक में है कि इंतखाबात डिले हो, ना हो, ताकि वो चलती रहे। इसी तरीके से सेनेटर्स के बड़े हक में है, इसीलिए वहाँ
रोज़ करारदादें आ जाती हैं कि जी उनकी सेनेट चलती रहे और नए सेनेटर ना आएँ, वो तो अपनी जगह। देखिए आज तक जो हो चुका वो हो चुका। और आज भी आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ये फैसला करने बैठी हुई है और हम उस पर कोई तबसरा नहीं कर सकते। मेरा ख़्याल है कि इतना टाइम लेने की ज़रूरत नहीं थी जितना लिया जा रहा है। ऐसे लगता है कि जैसे स्क्वीज़ किया जा रहा है टाइम को कि कम से कम टाइम बचे पीटीआई के पास रिएक्ट करने के लिए। लेकिन बहरहाल बात ये है कि जो कुछ आज तक हो चुका वो ही काफ़ी ज़्यादा है। इसके बाद आज भी अगर बल्ले का निशान दे दिया जाए पीटीआई को और उनके ये पोलिंग के दौरान कोई गड़बड़ ना की जाए, काउंटिंग के दौरान कोई गड़बड़ ना की जाए, तो वो फिर भी मान लिया जाएगा कि इंतखाबात किसी न किसी हद तक अच्छे हो गए हैं। मुनसिफ़ाना मैं उनको फिर भी नहीं कहूँगा और उनको मैं फिर भी ये नहीं कहूँगा कि बड़े अच्छे इंतखाबात हैं क्योंकि आज तक जो हो चुका है, उसी ने बड़ा काम जो है ना कर दिया। लेकिन मैं एक बात ऐड कर दूँ, इस बात का मैं बिल्कुल हामी नहीं हूँ कि जो लोग या 9 मई वाले तोड़-फोड़ में मुलव्वस हैं, जिन्होंने आगें लगाई हैं, जिन्होंने तोड़-फोड़ की है, शीशे तोड़े हैं, डंडे इस्तेमाल किए हैं, उनकी फुटेज मौजूद है, उनको छोड़ा जाए, ये मैं इसका हामी नहीं हूँ। मैं तो कहता हूँ कि उनको मैं तो कह रहा हूँ कि इतनी डिले क्यों हुई है? उनको आज तक सज़ा दी क्यों नहीं? उनको तो फ़ौरन सज़ा दे के परे करें, वो कितने लोग होंगे? 50 होंगे, 75 होंगे, 100 होंगे। बाकी जो लोग हैं उनको आराम से ज़िंदगी गुज़ारने दें। ये जो खबरें आती हैं कि उनके जब लोग अपने पेपर डिपॉज़िट करना चाहते हैं, पता नहीं अब वो कितनी सही है, कितनी दुरुस्त है, लेकिन एक नॉर्मल परसेप्शन तो यही है ना कि जी बड़ी-बड़ी मुश्किलात लोगों को पेश आईं। चलें वो सब कुछ छोड़कर अभी आपके पास 3 ऑप्शन हैं और वो नंबर 1 ये कि आप इसी तरीके से दबाते रहें और इंतखाबात करा दें और जैसे इंजीनियरिंग हुई है, ये आप ड्यूरिंग पोलिंग भी करें और ड्यूरिंग काउंटिंग भी करें, तो फिर तो ये इंतखाबात कराने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, जो इंस्टेबिलिटी है, इससे भी ज़्यादा होगी जितनी आज है। दूसरा ये है कि आप इंतखाबात ना कराएँ, उसमें बहुत लोग खुश होंगे, उसमें ऐसी जमातें जिनको सर्वे के थ्रू नज़र आ रहा है कि उनकी कोई स्टैंडिंग नहीं है, उनकी बहुत खुशी का मुकाम होगा उनके लिए, गो के ऊपर से वो सब कह रहे हैं कि नहीं जी नहीं इंतखाबात होने चाहिए, लेकिन मालूम है लोगों को कि भी कौन इंतखाबात चाहता है, कौन इंतखाबात नहीं चाहता। तो अगर इंतखाबात ना हो, तो तब भी इंस्टेबिलिटी होगी लेकिन शायद इतनी बड़ी ना हो क्योंकि जैसे कि इंतखाबात अगर खराब तरीके से हुए तो ये मेरा अंदाजा है गलत हो लेकिन एक तीसरा ऑप्शन है जो मैं कहता हूँ सबसे अच्छा है जो हो गया सो हो गया आज के बाद आप इंतखाबात ठीक करवा दें आप पोलिंग से ही होने दें, आप काउंटिंग से ही कर दें और उसके बाद जिसकी हुकूमत बनती है उसके हवाले कर दें और साफ ज़ाहिर है कोई मिली-जुली सी हुकूमत मखलूत सी हुकूमत बनेगी। किसी एक का तो क्लियर कट हो नहीं सकता क्योंकि इतनी जहाँ पर लोग ज़्यादा हैं वहाँ तोड़-फोड़ बहुत हुई है। जहाँ पर तोड़-फोड़ नहीं हुई है वहाँ लोग नहीं हैं। तो इस किस्म का मामला है। तो तीसरा ये ऑप्शन है और अब देखते हैं रास्ते तीनों खुले हैं सर और एक और मैंने बात, बता दी एक जी। और एक और सिनेरियो भी रखते हैं। देखिए सर, मेमो गेट हुआ, देखिए सर, डाउन लीग हुई, अल जुल्फ़िकार बनी, आप तो इस बहुत तारीख जानते हैं ना, वो लोगों को भी आखिर रियासत ने अपनाया, वो लोग भी वापस उन्होंने सीखा मामलात से। तो ये चीजें सेटल तो होनी चाहिए ना, कम अज कम। आप ठीक कह रहे हैं, मैं भी मजामत करता हूँ, बार बार करनी चाहिए। और फिर ये भी मैं मुतालबा भी हमारा होना चाहिए कि इसका बेनिफिशरी कौन है, इसका प्लानर कौन था, इसका एग्जीक्यूटर कौन था। उस वक्त की हुकूमत थी, उस वक्त की आईजी थे, उसके उस वक्त के वजीर आला थे जिन्होंने ये सारी चीजें रोकनी थी। ऐसा नहीं होना चाहिए। वो सारे लोगों को कोई ना कोई अकाउंटेबल, जिन्होंने किया ऑब्वियसली उनको तो उनकी सजा बनती है। और इमरान खान साहब को भी उन लोगों से अपने अपनी पार्टी को उससे निकाल देना चाहिए जो इस तरह के मामलात में मदा वो किसी न किसी तरीके मतलब से शामिल थे। ये बात तो ठीक है सर। ये बताएं, नवाज शरीफ का जो जो भेजे, जैसा मैंने सवाल आपके सामने रखा है, इनको चूंकि यहाँ से जिस तरह फैसिलिटेट किया गया है, पाकिस्तान की अवाम मान लेगी इनका? आप देखते हैं कि ये तख्त पर बैठ जाएंगे, वजारत उज़्मा की कुर्सी तक पहुंच जाएंगे, अवाम इनको सपोर्ट करेगी। निज़ाम तो समझ लगता है, जुडिशरी भी लगता है कि सब इनके लिए ओपन है और फैसिलिटेट कर रहा है। अवाम का क्या हाँ, रखते हाँ जी, देखिए अवाम की पहली बात तो ये है कि अवाम को कितनी आज़ादी से अपनी राय जो है हक़ दही की वो कितने इसको इजाज़त मिलती है। अगर इजाज़त मिले
तो मेरा ख़्याल है चीज़ें क्लियर हो जाएँगी। बज़ाहिर मैं तो सर्वेज़ की बात करता हूँ, सर्वेज़ में तो ये लग रहा है कि वो काफ़ी पीछे हैं और उनको उस तरीके से हुकूमत मिलने के चांसेस नहीं है जैसे कि वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान में आपको पता है कि कुछ भी हो सकता है जो कि नहीं होना चाहिए बाज़ औक़ात वो भी हो जाता है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि और ये मैं एस्टेब्लिशमेंट के लिए एक आप समझें कि एक अपनी तरफ से एक इनपुट दे रहा हूँ और उनको एक मशवरा देना चाहता हूँ। ऐसे लोग जिनके किरदार के बारे में ये पक्का पता चल चुका है और एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा और मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, कोई एक शख्स नहीं है, ज़्यादा भी हो सकते हैं, कि जब उन पर मुसीबत पड़े तो वो आपके पाँव पकड़ लेते हैं और जब वो पावर में आए तो वो आपके गले को पकड़ लेते हैं। सही। बस अगर ऐसे लोग आप कर लें आइडेंटिफ़ाई और उनसे दूर हो जाएँ, खुदारा उनसे दूर हो जाएँ, वो आपको ऐसा धोबी पटका मारेंगे कि आप याद रखेंगे। ये बात मैं डायरेक्ट अपने इदारों को बता रहा हूँ। ये अगर इंडिविजुअल के साथ हो रहा हो तो फिर तो ठीक है सर, अदारों को अगर मुलायम कोई करे, वो जिंदाल से मिले, वो पाकिस्तान के दुश्मनों से मिले, वो दाखिली और खारजा पॉलिसी के राज आउट करे, तो और फिर कौमी दौलत का जिस तरह बेदरेग इस्तेमाल हुआ और उसके कोई प्रूफ भी ना मिले, तो फिर लोगों के जहनों में सवाल तो उठते हैं ना सर। हाँ जी, वो बात ठीक है, लेकिन ये तो अभी आप जो अब जो बातचीत कर रहे हैं, इसका ताल्लुक या तो अदालती फैसलों से है इसलिए मैं इस पर ज़्यादा तबसरा नहीं करूँगा और किसी इंडिविजुअल की जो चीज़ कोई साबित होती है, नहीं होती, उस पे बात नहीं करूँगा। लेकिन अवाम जो है, उनकी जो जनरल राय है, उनकी इज़्ज़त करनी बहुत ज़रूरी है। अवाम की जो सोच है, वो जो कलेक्टिव सोच है, वो नॉर्मली गलत नहीं होती। आपने ये बात सुनी होगी कि ज़ुबान खल्क नकार खुदा, तो उसके मुताबिक चलना चाहिए, ये मेरी राय है। और ये मेरी एक किस्म की इनपुट है अपने उन लोगों के लिए जो ये इस वक़्त पावर में है, इंटरिम हुकूमत है, या जो भी ये फैसले कर रहे हैं, कि अवाम की राय के खिलाफ मत चलें। अगर आप कोई अच्छा फैसला भी करना चाहें, तो अवाम की राय को साथ मिलाए बगैर वो नहीं हो सकता। मिसाल मैं आपको 1-2 मिसालें दे देता हूँ। मिसाल के तौर पे आप चाहते हैं कि हिंदुस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात हों, उनकी मईशत बड़ी तरक्की कर रही है, हमें उस तरक्की से फ़ायदा उठाना चाहिए, हमें उनके साथ मिलकर आगे चलना चाहिए। ये बड़ी सुहानी बातें हैं, बड़ी खूबसूरत बातें हैं। लेकिन फिर ये है कि आप अवाम में ये जब लेकर आएँगे, टीवी के ऊपर ये बातें लेकर आएँगे, तो अवाम सवाल पूछेंगे कि आप हमें ये बताएँ कि जो ऑलरेडी मुसलमान हैं हिंदुस्तान में, उनके साथ वो क्या रवैया उन्होंने इख्तियार किया हुआ है। जो कश्मीरी भाई हैं, उनको हम क्या जवाब देंगे अगर हम कश्मीर को नज़रअंदाज करके अपने ताल्लुकात अलग से इस्तवार करना शुरू कर दें, तो जो पाकिस्तानियों ने कुर्बानियाँ दी हैं, जो कश्मीरियों ने कुर्बानियाँ दी हैं, उनका क्या जवाब होगा या क्या आप उसका जवाब दें? इसका हो सकता है कोई जवाब हो, वो दें। इसी तरीके से पाकिस्तान में ऐसे अनासर मौजूद हैं, जो कहते हैं कि इसराइल को तस्लीम कर लेना चाहिए। अब तो ख़ैर वो बिल्कुल ही मसला कब्र में चला गया, सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन तो उनसे फिर आगे कोई बहस चले, उनसे कोई सवाल करें कि भई ये कैसे कायदे-आज़म ने क्या कहा था और उन्होंने इसराइली जो लीडरशिप है, उन्होंने पाकिस्तान के बारे में क्या कहा हुआ है और फिर हमारा इंटर यूएन की जो रेज़ोल्यूशंस है, उनके साथ हमारी स्टैंडिंग कैसी है। तो इस किस्म की बहस हो, इसीलिए मैं कहता हूँ कि मीडिया पे इतनी ज़्यादा कदगन लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये खुल के बहस तो आपको पता चल जाएगा कि अवाम की राय जो है, वो तकरीबन हक़ पर मबनी होती है। कलेक्टिव विज़डम अवाम का सही होता है और अगर कोई लीडर समझता है कि अवाम मिसगाइड हो गए हैं तो उसके लिए फिर प्रॉपर तरीके से नैरेटिव बिल्डिंग करनी पड़ती है, काउंटर नैरेटिव बनाने पड़ते हैं। उनको पहले आपको क्योंकि आप जमहूरियत का आप कह रहे हैं ना, आप ये क्लेम कर रहे हैं कि हम एक जमहूरी मुल्क है, तो जमहूरी मुल्क फिर अवामी राय के हिसाब से जो कि पार्लियामेंट में रिफ्लेक्ट होती है, काबीना में रिफ्लेक्ट होती है, उसके मुताबिक चलना चाहिए और वो उसी सूरत में मुमकिन है कि आज़ादी से सारा काम हो। जी। आप समझते हैं सर कि किसी मौके पर कोई माशी इमरजेंसी, कोई इस तरह के मामलात हो सकते हैं? जी देखिए, मैं ये समझता हूँ कि अगर सूरत-ए-हाल ऐसी ही रही जैसी है, तो ये बहुत खतरनाक सूरत-ए-हाल है। इसमें मैं आपको नाम लिए बगैर एक मिसाल देता हूँ कि आप समझिए कि 3 पार्टियाँ हैं ए, बी और सी।
ए का बी के साथ इतना ज्यादा झगड़ा है कि वो कहते हैं कि जी बी ना आए किसी भी सूरत में, बेशक सी आ जाए। हम्म। और बी का इतना ज्यादा झगड़ा है ए के साथ, वो कहते हैं कि ए ना आए किसी भी तरीके से, बेशक सी आ जाए। अब सी के पास अवामी राय हासिल करने का कोई तरीका नहीं है। ए के पास भी अवाम की राय है, बी के पास भी अवाम की राय है, लेकिन उनकी आपस की तलखी इतनी ज्यादा है कि वो कहते हैं कि मेरे मेरे मेरा जो पॉलिटिकल ओपोनेंट है उसके पास ना जाने जाए, ताकत भले किसी के पास चली जाए। अभी ये बहुत खतरनाक मामला है। होना ये चाहिए था, तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस को यकजा होकर ये फैसला करना चाहिए था कि जो ताकत है वो अवाम ही के पास, अवाम के नुमाइंदों के पास ही रहेगी, और हम किसी और को इस ताकत का इस्तेमाल नहीं करने देंगे। लेकिन वो खुद जब उछल-उछल कर कभी एक कंधे के ऊपर चढ़ जाता है, जब उसको अच्छा नज़र आता है, जब वो देखता है वो कंधे से नीचे फेंकते हैं तो दूसरा चढ़ जाता है, तो वो फिर कंधा तो तगड़ा हो जाएगा ना। तो मेरे भाई ये मामला चल रहा है, जब तक आप आपस में बैठकर पॉलिटिकल फैसले पॉलिटिकल डोमेन में नहीं करते और इन्वॉल्व बिल्कुल ना करें आप किसी भी तरीके से फौज को या जुडिशरी को। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे जो पॉलिटिकल लीडर हैं आपस में बात कम करते हैं, बाकियों के साथ बहुत ज्यादा बात करते हैं कि साड़ी गल हो गई है। सारी गल हो गई है लेकिन गल बनी नहीं है अली तक। वो तो सर अल्लाह बेहतर जानता है। सर सर ये बताए कि किसी मौके पर अफगानिस्तान से दहशतगर्दी हो रही है, कोई सर्जिकल स्ट्राइक होने की चांसेस है? अमेरिका में देखिए, जब दौरा हुआ रिसेंटली तो वहां पर इस तरह के कुछ मामलात चले, गुफ्तो शुनीद हुई, तो अगर ऐसा कुछ हुआ तो नुकसान कितना होगा? देखिए पहली बात तो ये है कि अभी मुझे नहीं पता कि कौन-कौन ये मेरी बात सुनेगा, कौन नहीं सुनेगा। पहला जो हमें पता लगाना चाहिए वो ये है कि यहाँ पर एक ज़माना था कारज़ाई की हुकूमत थी, जी। एक ज़माना था अशरफ गनी की हुकूमत थी, एक ज़माना अब है जबकि अफ़गान तालिबान की हुकूमत है। जी। पहली बात तो ये है कि आप अपने नाज़रीन को भी कहें और जो आपको डाटा और स्टैटिस्टिक्स ला के देते हैं, उनको ये कहें कि आप हमें ये बताएँ कि हमारा खून ज़्यादा बहा किस ज़माने में? जी। आज ज़्यादा बह रहा है या पहले ज़्यादा बह रहा था? एक जी। बात, इसको मैं यहीं छोड़ता हूँ। हम्म। दूसरी बात आप ये पता लगाएँ कि एक सुपर पावर जब यहाँ थी, उस वक़्त हमारे साथ क्या हो रहा था? जब वो थोड़ी देर देर के लिए चले गए, तो क्या अमन-अमान आ गया? मैं समझता हूँ आ गया था। जब वो वापस आए पॉलिटिकली, तो फिर हमारे साथ क्या होने लगा? ये आप सोचें। दूसरी बात आप ये सोचें, तीसरी जो कि बड़ी अहम मैं करने वाला हूँ, कि किसके इंटरेस्ट में है ये बात कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात खराब हों? बैरूनी ताकि दुनिया से जो पाकिस्तान के खैर ख्वाह नहीं है, वो पाकिस्तान तो को तोड़ना चाहते हैं। बस, तो इसके बाद ये कहना कि वहाँ पर सर्जिकल स्ट्राइक हो, अब मिसाल के तौर पे इसीलिए होंगी ना कि आप कहेंगे जी वो उनका कंट्रोल नहीं है अपने लोगों के ऊपर, और ये जो है, आप मुझे ये बताएँ भाई, आप की हर चीज़ पे नज़र है। कच्चे के इलाके में डाकू कब से हैं? और हम तो एक प्रॉपर मुल्क हैं, क्या हमने उनको काबू कर लिया? ये जो बलूचिस्तान में बड़ी-बड़ी स्पेसेस हैं, वो सारे क्या इलाके हमारे कंट्रोल में हैं? कोई ना कोई इलाका आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। तो इसमें कोई शक नहीं कि अफ़गान तालिबान और तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के साथ कोई हमदर्दी है। लेकिन अगर वो कह रहे हैं कि हमने उनको कहा है कि ये वो काम ना करें और हम कोशिश भी कर रहे हैं कंट्रोल करने की, तो एक बात मैं आपको बता दूँ, अफ़गान तालिबान की बात ज़्यादा सही और सच होने का इम्कान है बीबीसी और वॉइस ऑफ अमेरिका की बातों के मुकाबले में। सही। तो ये बात अगर मेरे लीडरान समझ जाएँ जो मैंने बातें की हैं चंद एक ये पिछले 2 मिनट में, तो मेरा ख़्याल इसमें कोई शक नहीं होगा कि ये क्या हो रहा है और हमसे कौन करवा रहा है। जब से ये अफगान महाजरीन को वापस भेजा जा रहा है इलीगल के नाम पर, उसी वक्त से मुझे लग रहा था कि हालात और उनके दरमियान खराब हो रहे हैं। और ये जो सेंसिटिविटी ये है सर कि जो अफगानिस्तान से लेकर ये आपके अटक तक का जो बेल्ट है ना, ये सारा मुझे एक ही नजर आ रहा है। और अगर हम इस तरह की कोई एडवेंचर करेंगे और फिर पॉलिटिकली हम इस तरह के हालात हैं हमारे, और कि इन सारे खैबर पख्तूनख्वा के लोगों के सेंटिमेंट सबसे ज्यादा पीटीआई के साथ हैं, और 3 हुकूमतें उनको मिल चुकी हैं हाँ जी, आज। मैं इसमें जो आपने बात की 1-2 चीज़ें क्लियर करना चाहूँगा। पहली बात तो ये है कि देखें, अफ़गान महाजरीन को वापस भेजना तो पाकिस्तान का हक था, और वो जी। फ़ैसला कोई गलत नहीं था। लेकिन तरीक़े-कार की पर बहस हो सकती है कि मैं ये जी। समझता हूँ कि
जो हाई कमिश्नर है रिफ्यूजीज़ का, उनको बुलाना चाहिए था और अफ़गानिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर को बुलाना चाहिए था। हमारे इंटीरियर मिनिस्टर को तीनों को बैठकर ये फ़ैसला करना चाहिए था कि हमने इनको भेजना है। अब आप बताएँ कि क्या तरीक़ाकार हो? और वो बड़े अच्छे तरीके से उनको खाने-शाने खिला के, बड़े खाने देकर, एक अच्छे सलूक तरीके अब वैसे अभी भी आपने देखा होगा कि रवैये में बड़ा फ़र्क आया है और अभी जो मौलाना फज़लुर रहमान उधर चक्कर लगा रहे हैं, इसका भी मेरा ख़्याल अच्छा फ़ायदा हुआ है। तो अंडरस्टैंडिंग जो है वो इतनी ख़राब नहीं हुई जितना कि लोगों ने करने की कोशिश की थी। लेकिन हमें ये सोचना चाहिए कि अफ़गानिस्तान में चीन का असर और रसूख़ है। ईरान में चीन का असर रसूख़ है। चीन हमारा भी दोस्त है। तो चीन की मदद से हमें चाहिए अफ़गानिस्तान पे दबाव डालें, बजाए इसके कि किसी और की मदद लेकर। ये जो दूसरे मुल्क कहते हैं ना, ये हम दहशतगर्दी को ख़त्म करने में आपकी मदद करेंगे, उनके आगे हाथ जोड़ें कि जी मेहरबानी, आप हमें पता है कि कितनी दहशतगर्दी ख़त्म करने में पहले आपने हमारी मदद की है, तो आप हमारी मदद ना करें, हम अपनी मदद आप करेंगे और हम अपना दोस्तों और दुश्मनों को पहचानते हैं, हम अपने दोस्तों को कहेंगे कि वो हमारी मदद करें। तो ये दोस्तों और दुश्मनों को पहचानने की ज़रूरत है और इस पूरे खित्ते में जो मुख्तलिफ बड़े मुल्कों के इंटरेस्ट हैं, उसको देखने की ज़रूरत है और अपना इंटरेस्ट उन मुल्कों के साथ अलाइन करें, जो रिलायबल रहे हैं आपके लिए, जो आइंदा उभरने वाले ममालिक हैं और जो आपके दाएँ भी बैठे हुए हैं, आपके शुमाल में भी बैठे हुए हैं, तो आपको ज़रा सोच समझ कर अपनी फ़ॉरेन पॉलिसी इस्तवार ये कौन-सी फ़ॉरेन पॉलिसी है कि ईरान के साथ भी ताल्लुकात अच्छे नहीं है, अफ़गानिस्तान के साथ भी दुश्मनी पाल ली है, हिंदुस्तान के साथ पहले ही आपकी दुश्मनी है और बजाए इसके कि आप पहले ईरान और अफ़गानिस्तान के साथ अमेरिका ट्रस्ट नहीं करता, अफगानिस्तान ही हमारे भाई हाँ जी, हैं, उनके साथ तो हमारे ये तो मामलात हैं। ये ये तो ये कौन से मतलब ऐसे कौन से मुल्क जिंदा रहते हैं इस तरीके से सही फिर बात। ये भी शोर मचाते हैं कि हमारी मैशत ठीक नहीं है। अरे भाई, आपकी फॉरेन पॉलिसी ठीक होगी तो आपकी मैशत ठीक होगी ना, बिल्कुल मुल्कों के साथ एब्सोल्युटली ताल्लुकात होंगे तो मैशत ठीक होगी ना। एब्सोल्युटली राइट सर। इस पर वो एक शेर सुन रहे हैं, डर नहीं खारजी मजमूम हीलों का मगर, डर नहीं खारजी मजमूम हीलों का मगर, खौफ आता है मुझे अपने दरो दीवार से। जिंदगी में क्या लुटाएंगे वो बच्चे कौम को, ढूंढते हैं जो रिस्क अखोर के अंबार से। जनरल अच्छा, ये थी एक बात मैं कर दूं आपके खत्म करने से पहले, वो जो आपने कहा था ना कि आपको अफगानिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा और ये सारा एक ही नजर आता है, ऐसा नहीं है। अल्लाह ताला के फज़ल करम से हमारा मुल्क बिल्कुल मुख्तलिफ मुल्क है, वहाँ के हालात और हैं, हमारे हालात और हैं। हमारे लोग ऐसे नहीं हैं कि खुदा न ख़ास्ता किसी ऐसे मुल्क के साथ मिल जाएँगे या ऐसे लोगों के साथ मिल जाएँगे कि अपने ही मुल्क पर हमले शुरू हो जाएँगे। इंशाअल्लाह ऐसा नहीं होगा। थैंक यू वेरी आप मच। खातर खातर जमा रखिए। जैसे मैंने कहा था कि तशवीश की बात ज़रूर है, मायूसी की बात नहीं है। थैंक यू। बहुत शुक्रिया सर, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। और हमारे नाजरीन भी ऑब्वियसली ये इंट्रो देखेंगे तो उसकी फीडबैक भी आपको मिलेगी। अपना और अपने गिरद नवाह के लोगों का ख्याल रखिएगा। आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह पाकिस्तान और अहले पाकिस्तान को सलामत रखे। अस्सलाम आमीन, वालेकुम। आमीन।